अध्याय 2841 दिव्य रथ। चेन ब्रेकर सन्नाटे से घिरे विस्मृत तट के ऊपर आकाश की असीम काली खाई में उड़ रहा था। ऊपर न तारे थे, न चांद, और जमीन घोर अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे एक प्रकाशहीन अंतहीन शून्य में तैर रहे हों। चेन ब्रेकर के मस्तूलों से लटकती लालटेन की रोशनी इस विशाल प्रकाशहीन विस्तार के सामने कमजोर और फीकी प्रतीत हो रही थी। सनी को उड़ते हुए जहाज के नीचे का इलाका बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन नेफिस अंधी हो चुकी थी। उसने धीरे से चप्पू चलाकर जहाज की गति धीमी की और राहत की सांस ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी आंखें बंद कर लेता। सनी ने उसकी सलाह मानी और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उन्हें हाथ से ढक लिया। नेफिस ने गहरी सांस ली, फिर अपनी शक्ति को ग्रहण किया और सरल लेकिन शक्तिशाली श्लोक में प्रकाश के सच्चे नाम का आह्वान किया। अगले ही पल चेन ब्रेकर का बाहरी हिस्सा चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी से जगमगा उठा। इतनी तेज रोशनी की सन्नी को अपने ऊपर, नीचे और चारों ओर की परछाइयों में एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। परछाइयां समुद्र की लहरों की तरह रोशनी से दूर भाग गईं, और उस अचानक फैलाव को देखकर सन्नी समझ गया कि सैकड़ों किलोमीटर का इलाका अब रोशन हो चुका है। वीरान बंजर भूभाग पर पल भर में प्रकाश की किरणें पड़ गईं। ऐसा लगा मानो वर्षों के शीत अंधकार के बाद एक नया सूर्य उदय हुआ हो। वह सूर्य जंजीर तोड़ने वाला था, जो आकाश में एक दिव्य रथ की तरह विचरण कर रहा था। सनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली ताकि अचानक आए दिन की रोशनी में वे अभ्यस्त हो सके। नेफिस अभी भी चेन ब्रेकर चला रहा था और भावहीन होकर आगे देख रहा था। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, लगता है यही मेरी सीमा है। अगर मैं पवित्र होता तो शायद मैं इस भूले हुए तट को पूरी तरह से रोशन कर पाता। उसे देखकर वह हल्की सी मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक अजीब सी मीठी कड़वी भावना की झलक थी। तब मैं सचमुच सूरज की जगह ले पाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, क्षितिज पर क्रिम्सन स्पायर के खंडहर दिखाई देने लगे। नेफिस और सन्नी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच एक मौन सहमति थी। उसने चेन ब्रेकर को नीचे उतारा, और जब वह जमीन पर पहुंचा तो सन्नी ने उसके भार को संभालने के लिए परछाइयों से बना एक पालना प्रकट किया। कुछ ही क्षणों में वे उस विशाल मीनार के मलबे पर खड़े थे, जिसने कभी सूर्य का भार संभाला था। कुछ दूरी पर निर्माता की मूर्ति धूल में घुटने टेककर अपना सिर पकड़े बैठी थी। उनके पीछे टूटे हुए काले पत्थरों के विशाल पर्वत में छिपा हुआ अंधकार में सागर खामोशी से सील के नीचे प्रतीक्षा कर रहा था। नेफिस ने चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अंधकार में सागर और उसकी मुहर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, और यद्यपि घुटनों के बल बैठे निर्माता की विशाल आकृति ने कुछ समय के लिए उसका ध्यान आकर्षित किया, अंततः वह बस उसके पास से गुजर गई और उस पुल को पार कर गई जो आगे धूल के सागर की ओर जाता था। वहां दो पहाड़ियां अगल बगल स्थित थीं। उनमें से एक टीला काले पत्थर से बना था, जो क्रिम्सन स्पायर के टूटे हुए टुकड़ों से बनाया गया था। दूसरा एक भयानक पहाड़ था, जिसमें विशालकाय हड्डियों का ढेर था, जो इतना ऊंचा था कि उसके सामने टीला भी बौना लग रहा था। वे उन स्लीपर्स की कब्रें थीं जिन्होंने इस युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, और उन नाइटमेयर क्रिएचर्स की हड्डियां थीं जिन्हें उन्होंने मार डाला था। नेफिस टीले के पास पहुंचा और उसके नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखने लगा। उसकी नजरें काले पत्थर पर खुदे हुए शब्दों पर पड़ी। यहाँ वे पड़े हैं, किसने सूरज बुझाया, अंधेरे शहर के स्वप्न दृष्टा, अच्छे से सो, आपका बुरा सपना खत्म हो गया। नेफिस काफी देर तक स्थिर अवस्था में रही। अंततः उसने पूछा, उन्हें किसने दफनाया? सनी थोड़ा सा हिल गया। मैंने किया। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और लगभग सुनाई न देने वाली आह भरी। धन्यवाद। उसके शब्द राख जैसे सन्नाटे में गूंज उठे। कुछ समय बाद नेफिस ने पीछे मुड़कर क्रिम्सन स्पायर के खंडहरों को देखा। लोग मुझे हीरो कहते हैं, जानते हैं ना, डार्क सिटी के स्लीपर्स को वापस जागृत दुनिया में लाने के लिए। लेकिन असल में इसमें कुछ भी वीरतापूर्ण नहीं था। वह एक पल के लिए रुक गई। मैंने उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया। मुझे गेटवे तक पहुंचने के लिए एक सेना की जरूरत थी, और इसके लिए मुझे गुनलॉक के हाथों से सत्ता छीननी थी। इसलिए मैंने खुद को गुनलॉक के ठीक विपरीत बना लिया। उस समय मुझे लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उन पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति के विपरीत बनना मेरे लिए काफी आसान था। नेफिस ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। बेशक मुझे पूरी ईमानदारी से विश्वास था कि क्रिम्सन स्पायर को घेरना उन सभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प था, एकमात्र विकल्प। लेकिन फिर भी मैंने यह अपने लिए किया। मैंने यह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया। सनी ने कुछ क्षण चुपचाप उसे देखा, फिर पूछा, अगर आपको विकल्प दिया जाता तो क्या आप कुछ अलग करते? नेफिस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अगर मैंने कुछ अलग किया होता? बिल्कुल, मैं असफल नहीं होता। सनी ने अपनी भौहें उठाई, फिर क्रिम्सन स्पायर के खंडहरों की ओर इशारा किया। ऐसा नहीं लगता कि आप असफल हुए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह सफल हो गए हैं। नेफिस धीरे से हंसी। अगर मैं सफल हो जाता तो और भी बहुत से लोग बच जाते। सबसे बड़ी बात, मुझे 2 साल तक स्वप्नलोक में फंसे नहीं रहना पड़ता। उसने क्रिम्सन स्पायर के खंडहरों को देखा और आह भरी। मानता हूं, मुझे ठीक से याद नहीं कि वहां क्या हुआ था। क्रिम्सन टेरर के खिलाफ लड़ाई बहुत थकाने वाली रही होगी। मुझे लगता है कि स्पायर की कार्यप्रणाली मुझे बहुत देर से समझ आई। तब तक कैस्टर मर चुका था, इसलिए मेरी जगह कोई और कंड्यूट बनाने वाला नहीं था। ओह, कैस्टर एक लेगेसी था जिसे सॉवरेंस ने मुझे मारने के लिए भेजा था। वह स्पायर में मारा गया। सनी मुस्कुराए और दूसरी तरफ देखने लगी।
फिर भी अंत में तो आपकी ही जीत हुई है ना। नेफिस ने एक बार फिर क्रिम्सन स्पायर के खंडहरों का अध्ययन किया। अंततः उसने कहा, विजयी, ओह नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो लंबे समय तक सिर्फ हार का ही सामना किया है। नेफिस ने गहरी सांस ली और फिर उस मीनार के खंडहरों से मुंह फेर लिया जिसे उसने नष्ट कर दिया था। उसके होठों पर एक कड़वी मीठी मुस्कान आ गई। बाहर से देखने पर शायद ऐसा न लगे, क्योंकि अमर ज्वाला की अंतिम पुत्री परिवर्तनशील तारा की छवि कितनी गौरवशाली और उच्च कोटि की है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने का कारण लगातार जीते नहीं थी, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन की कहानी बार बार हारने, बार बार सब कुछ खोने और हार न मानने की कहानी है। इसलिए अगर मुझमें कोई एक गुण है तो वह है दृढ़ता, वीरता नहीं। उसने आह भरी और अपनी आंखों में एक उदास भाव लिए हुए उस वीरान तट के विशाल विस्तार को निहारने लगी। जब मैं यहाँ आई थी, मैं बहुत छोटी थी, बहुत भोली थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था और मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे गुस्से के। मैं गुस्से से इतनी भरी हुई थी कि ऐसा लगता था जैसे वह मुझे अंदर से जला रहा हो, और मैंने भोलेपन से मान लिया था कि मेरा गुस्सा मुझे वहां तक ले जाएगा जहां मैं जाना चाहती थी। लेकिन जाहिर है मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा। नेफिस ने नीचे देखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं डार्क सिटी पहुंचा, मुश्किलें शुरू हो गईं। जिन लोगों पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने मुझ पर से भरोसा खो दिया और मुझे छोड़ दिया। मैंने योजना के मुताबिक गुनलॉक को हरा दिया, लेकिन उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी मृत्यु के बाद सत्ता हथियाना इतना मुश्किल होगा। उसके बाद हुए निरर्थक गृहयुद्ध में मरने वाला हर व्यक्ति क्रिम्सन स्पायर पर कब्जा करने वाले योद्धाओं में से एक कम था, और हर मौत मुझे अपनी व्यक्तिगत विफलता जैसी लगी। उसने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। जब मैं डार्क सिटी पहुंचा तब वहां 1000 से ज्यादा स्लीपर्स थे, और क्रिम्सन स्पायर पहुंचने से पहले ही उनकी संख्या आधे से भी कम हो गई थी। अंत में केवल 100 ही जिंदा बच पाए, और मैं जिंदा तो था लेकिन बच नहीं पाया। कहने की जरूरत नहीं, मैं इसे जीत कहने में संकोच करूंगा। सनी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वह ये नहीं समझा सका कि वह भी वही था, कि वह उसके साथ था, उन्हीं घटनाओं से बच निकला था और वही सबक सीख रहा था, कि वह इसलिए पीछे रह गई थी ताकि वह बच सके। इसलिए वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि सुदूर अतीत की घटनाओं को उसके नजरिए से सुनना बेहद दिलचस्प था। उस समय नेफिस उसे दृढ़ निश्चय और अटल आत्मविश्वास की प्रतीक लगती थी। ये जानकर अजीब लगा कि वह भी बाकी सब की तरह ही एक गुस्सैल भोली बच्ची थी जो खुद पर शक करती थी और अपनी असफलताओं से आहत होती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने कमजोर पक्ष को अच्छी तरह से छिपा रखा था। नहीं, असल में बात यह थी कि उसके पास अपनी कमजोरियों को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह उनकी नेता थी, इसलिए वह उन लोगों के सामने कमजोरी नहीं दिखा सकती थी जो उसे अपनी एकमात्र उम्मीद मानते थे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उनकी आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो जाएगी। सन्नी ने बहुत बाद में अंटार्कटिका में इसी तरह का बोझ महसूस किया था। उसने आह भरी, तुम तो बस एक किशोर थे, नाइटमेयर स्पेल के कारण एक असंभव परिस्थिति में फंस गए थे। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, और तुम्हारी कोशिश वाकई शानदार थी। कोई और इससे बेहतर नहीं कर सकता था। सन्नी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उस समय उसकी योजना छिपकर डार्क सिटी में अपना शेष जीवन बिताने की थी, धीरे धीरे पागल होते हुए आशा शब्द का अर्थ ही भूल जाना। वह युवा और अनुभवहीन भी था। नेफिस ने हल्की सी मुस्कान दी। खैर, सच कहूं तो सब कुछ बुरा नहीं था। भले ही मैं भागने में नाकाम रहा, लेकिन मैंने यहाँ इस भूले हुए किनारे पर एक अनमोल सबक सीखा। मैंने सीखा कि लक्ष्य पाने के लिए कोई भी तरीका जायज नहीं होता, और मैं सिर्फ उसी तरह से कामयाब होना चाहता था जो मुझे सार्थक लगे। अच्छा हुआ कि मैंने यह अनमोल सबक इतने साल पहले इतनी जल्दी सीख लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो शायद मैं कहीं ना कहीं तलवारों का एक और राजा, कीड़ों की एक और रानी, या एक और ड्रीमस्पॉन बनकर रह जाता। मैं वही बन जाता जिससे मुझे नफरत है। उसने आह भरी और पूरब की ओर देखा। क्रिम्सन स्पायर के नष्ट होने के बाद भी मुझमें अटूट आत्मविश्वास था। वह आत्मविश्वास मेरे दूसरे दुष्स्वप्न में टूटा, जहां मुझे एक करारी हार का सामना करना पड़ा। और मेरे आत्मविश्वास के साथ साथ मैं भी टूट गया। इसने मुझे तोड़ दिया। नेफिस ने अपना सिर हिलाया। बाद में मुझे उन अत्याचारियों के सामने सिर झुकाना पड़ा जिनसे मुझे नफरत थी। उस आदमी पर मुस्कुराना पड़ा जिसे मैं मारना चाहता था। उस समय का इंतजार करना पड़ा जब महान कबीले अंटार्कटिका को दुष्स्वप्नों की श्रृंखला से तबाह होने दे रहे थे, और मानवता के खिलाफ उनके द्वारा किए गए अपराधों पर आंखें मूंद लेनी पड़ी। मैं जरूरत से ज्यादा सतर्क और संकोची था। मैं कायर था, और मैं केवल तीसरे दुष्स्वप्न की गहराई में गोधूली बेला में ही अपना दृढ़ संकल्प पुनः प्राप्त कर सका। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और सन्नी की तरफ देखा। लेकिन यह भी किसी और की वजह से ही संभव हो पाया। आखिर महान नदी के मूल चक्र में तो मेरी मृत्यु हो गई थी। मुझे मेरे ही साथियों ने मार डाला था। शायद मेरी कहानी यही खत्म होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों। नेफिस ने उसकी ओर देखा, कुछ क्षणों तक रुकी रही, और फिर बोली, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। सनी उसकी बातों से चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब सोच पाता, उसने नजरें फेर ली। एरियल की कब्र के बाद मुझे अपनी सबसे बड़ी जीत का एहसास हुआ। सर्वोच्चता प्राप्त करना, सम्राटों का वध करना और उनका सिंहासन छीन लेना। मानवता का शासक बनना। लेकिन अगर मैं सचमुच उतना ही वीर और निडर होता जितना लोग सोचते हैं, तो गॉडग्रेव में कभी युद्ध ही ना होता।
मैं सम्राटों को उस सारी मौत और तबाही मचाने से बहुत पहले ही हरा देता। आप अच्छी तरह जानते हैं, वहां हमारी जीत एक जोखिम भरे जुए का नतीजा थी। यह महज किस्मत थी। सनी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अपना सिर हिला दिया। आप सही कह रहे हैं, ये किस्मत की बात थी। लेकिन किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाती है। यह ऐसी चीज है जिसे आप खुद बनाते हैं। किस्मत सिर्फ उन्हीं को अपना हाथ बढ़ाती है जो उसे थाम सकते हैं। इसलिए खुद को कम मत समझो। नेफिस खिलखिलाकर हंस पड़ी। शायद वह कुछ देर तक वहीं रुकी रही, फिर उसने आखिरी बार उस काले टीले को देखा। मैं आप सर्वोच्च हूं, मानवता की चमकती देवी। फिर भी ड्रीमस्पॉन ने आते ही मुझे आसानी से कुचल दिया। मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी, इसलिए मैं एक बार फिर पराजित हो गई। चारों ओर देखो। अंत में मेरे पास अपने लोगों को छोड़कर भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सनी ने भौहें चढ़ाकर शरारती लहजे में पूछा। तो क्या हुआ? क्या तुम हार मान लोगे? नेफिस ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा, दृढ़ता ही मेरा एकमात्र गुण है। चाहे मुझे कितनी भी हार का सामना करना पड़े, अंत में मैं ही खड़ा रहता हूँ। चाहे मुझे कितनी ही बार जमीन पर गिराया जाए, मैं हमेशा उठ खड़ा होता हूँ। क्योंकि मैं अभी भी भोला हूँ और जवान हूँ, और मुझे अभी भी हार मानना नहीं आता। असफलता को अच्छे से संभालना भी एक हुनर है, आप जानते हैं। ठेले से मुंह मोड़कर वह चेन ब्रेकर की ओर वापस चल पड़ी। तो इस बार जीत पक्की कर लेते हैं। जब ये सब खत्म होगा तो ड्रीमस्पॉन कीचड़ में पड़ा होगा और हम उसके ऊपर खड़े होंगे। क्योंकि उसने सन्नी की तरफ देखा और आंख मारी। तुम और मैं, हमें रोकने की हिम्मत कौन करेगा? सन्नी अपने महल में नेफिस की मेजबानी करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें डार्क सिटी से दूर रहना पड़ा। एस्टेरियन के गुलाम अभी भी उसकी दीवारों के नीचे बसी बस्ती में कैद थे, और इसके अलावा उसे शैडो क्लैन के सदस्यों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं था। आखिरकार एस्टेरियन ने पहले ही लोगों को उनके वफादार डोमेन ऑफ द सुप्रीम से छीने बिना ही उन्हें अपने अधीन करने की अपनी क्षमता साबित कर दी थी। स्वप्न व्यापारी संस्थाने को अपने जन्म पर पछतावा अवश्य हुआ होगा। रेड हिल के पतन के बाद नेफिस क्रोध से भर उठी थी, इसलिए जब उनकी जांच में उस विलक्षण संत की ओर इशारा हुआ और उसके विश्वासघात का पर्दाफाश हुआ, तो उसने उसे चीखती हुई आग में बदल दिया। वह ज्यादा देर तक चीख नहीं सका, क्योंकि जलती हुई सफेद लपटों ने उसकी आवाज छीन ली। नेफिस ने सम्मोहित संत को तब तक जलाया जब तक उसका एक मुरझाया हुआ, काला पड़ा हुआ कंकाल मात्र नहीं रह गया। लेकिन उसने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने उन्हीं ज्वालाओं का उपयोग करके उसे पुनर्तः स्वस्थ कर दिया, और फिर उसे दोबारा जलाया, और बार बार, जब तक कि एस्टेरियन नाम उसके मन में असहनीय पीड़ा का पर्याय नहीं बन गया। अंत में पीड़ा और भय इतने भयावह साबित हुए कि उन्होंने एस्टेरियन के शाप को पराजित कर दिया और उसे मिटा दिया। फिर भी सन्नी को नहीं लगता था कि सम्मोहित संत अपने मन के शुद्धिकरण और अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति की बहाली से खुश थे। हालांकि वह निश्चित नहीं था, क्योंकि जब तक वे वहां से निकले, स्वप्न व्यापारी ने अभी तक सुसंगत वाक्य बनाने की अपनी क्षमता वापस नहीं पाई थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्लेग से पीड़ित लोगों को ठीक करने का नेफ का तरीका कैसी के तरीके की तुलना में कहीं कम व्यावहारिक था। इसलिए सन्नी उसे अंधकार में शहर नहीं ले जा सका। चेन ब्रेकर कुछ देर तक पूर्व की ओर चलता रहा, और जब वे शहर के इतने करीब पहुंच गए कि उड़ते हुए जहाज से निकलने वाली रोशनी दीवारों से दिखाई देने लगी, तो नेफिस ने अपनी शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया और दुनिया को एक बार फिर अंधेरे में डूबने दिया। सन्नी ने चप्पू संभाले। उसे चेन ब्रेकर चलाए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन उसका काम मुश्किल नहीं था, उन्हें बस पूर्व की ओर बढ़ते रहना था। सनी और नेफिस ने अंधकार में शहर को पीछे छोड़ दिया और उस विशाल गड्ढे को पार किया जिसे उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय पहले कवच दानव की हड्डियों से बनी नाव पर पार किया था। उसके आगे राख का टीला और आत्मा भक्षण वृक्ष के जले हुए अवशेष थे। उस भयानक आतंक का केवल एक विशाल काला ठूंठ ही बचा था, जिसका नुकीला ढांचा भय और दुर्भावना का एक भयावह एहसास पैदा कर रहा था। चेन ब्रेकर पूर्व दिशा की ओर अपना सफर जारी रखता रहा। कुछ ही देर में वे नाइट की बिना सिर वाली मूर्ति के ऊपर से उड़ने लगे। वहीं से सन्नी ने कभी अपनी यात्रा शुरू की थी। पास ही स्थित लाल मूंगे की भूल भुलैया में बने छोटे से खुले स्थान पर ही उसकी मुलाकात नेफिस और कैसी से हुई थी। बेशक अब कोई साफ जगह नहीं बची थी। मूंगे की भूल भुलैया तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि क्रिम्सन स्पायर के गिरने पर वह राख में तब्दील हो गई थी। नेफिस को भी उनकी मुलाकात याद नहीं थी। फिर भी नाइटमेयर डेजर्ट की यात्रा करते समय उसने जरूर अपने पदचिह्नों का अनुसरण किया होगा और इन जगहों का दौरा किया होगा। उसे उस समय उसकी याद आ गई थी। सन्नी सोच रही थी कि अंधेरे में अकेले चलते हुए नेफिस क्या सोच रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि नेफिस को भी वे दिन याद आ रहे थे। सबसे मुश्किल चीज अकेलापन नहीं थी, न ही ठंड, न ही भूख, और न ही डरावने जीव। सबसे मुश्किल था पानी। दूसरी बार जब मैं इन इलाकों से गुजरा तो प्यास से मेरी जान निकल रही थी। रेलिंग पर झुकते हुए नेफिस मुस्कुराई। सौभाग्य से हालांकि तब तक दिन और रात का चक्र समाप्त हो चुका था, मौसम अभी भी बना हुआ था। नाइट के पास पहुंचते ही एक तूफान आया और मैं अपनी प्यास बुझाने और कुछ पानी जमा करने में सक्षम रहा। सनी कुछ देर चुप रहा और भूले बिसरे तट पर अपनी यात्राओं के बारे में यूं ही सोचता रहा। अंततः उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, मैं एक बार स्लेयर को स्लेयर की मूर्ति दिखाने ले गया था। वह प्रभावित नहीं हुई। नेफिस धीरे से हंसी। कैसी की तलवार वहीं से आई थी। उस मूर्ति के आसपास तलवारों का जो कब्रिस्तान था, वह सचमुच जानलेवा जगह थी। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकले।
सनी ने आह भरी। पता है, जब भी मैं इन मूर्तियों को देखता हूँ तो मन ही मन सोचता हूँ, अब जब मैं फॉरगॉटन शोर का शासक हूँ तो मुझे इनके सिर वापस लाकर इनकी गर्दन से जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नेफिस ने उसकी आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? सनी ने कुछ क्षणों के लिए अपने जवाब पर विचार किया। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। क्रिम्सन टेरर, नामहीन सूर्य, ने उनके सिर इसलिए काट दिए क्योंकि वह उनसे नफरत करती थी और उन्हें भुला देना चाहती थी। उन्होंने उसके साथ जो किया था उसे देखते हुए उसकी नफरत जायज थी, है ना? इसलिए मैं भी नहीं चाहती कि उन्हें याद किया जाए। साथ ही मूर्तियों को फिर से स्थापित करना इतिहास को मिटाने जैसा लगेगा। और मैं इतिहास की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। अंततः उन्हें क्षितिज के बिल्कुल किनारे पर दूर दूर तक हल्के बैंगनी रंग के फूलों की एक कतार दिखाई दी। वहीं पर भुला हुआ किनारा समाप्त होता था और दुष्वप्न का रेगिस्तान शुरू होता था। जल्द ही वे अनंत अंधकार से निकलकर चकाचौंध कर देने वाली धूप में आ गए। ठंडी हवाएं अचानक चिलचिलाती गर्मी में तब्दील हो गईं और सन्नी को अपनी आंखों को हाथ से ढकना पड़ा। वह धीरे से फुफकारने लगा। अंधेरे और उजाले के बीच का बदलाव इतना अचानक हुआ कि ऐसा लगा जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो और दुनिया का चैनल ही बदल गया हो। सनी ने अपने तीसरे बुरे सपने से पहले कभी नाइटमेयर डेजर्ट का दौरा नहीं किया था। अब जब उसने एक बार फिर दूर तक फैले हुए बेदाग सफेद रेत के टीलों के अंतहीन विस्तार को देखा और क्षितिज पर मंडराते हुए एरियल के मकबरे के दुर्गम काले त्रिकोण को भी, तो उसका नजरिया बदल गया। पहली बार वो बस यही सोच रहा था कि इस रहस्यमय नरक में कैसे जीवित रहा जाए। हालांकि नाइटमेयर डेजर्ट को देखते हुए सनी के मन में कुछ और ही विचार आ रहे थे। भले ही वहां रहने वाले शापित मरे हुओं की सेनाओं के खिलाफ आसन्न युद्ध होने वाला था, वह उस भयानक दानव और अपवित्र टाइटन के बारे में सोच रहा था जिसे एरियल ने नष्ट कर दिया था। ये भूमि हमेशा से रेगिस्तान नहीं थी। ये कभी एक महासागर हुआ करती थी और उस महासागर का अस्तित्व एक दानव और स्टोन टाइटन के बीच भयंकर युद्ध में मिट गया था। स्टोन टाइटन का शव एरियल के मकबरे की दीवारें बन गया और उसका रक्त महान नदी बन गया। उसकी आत्मा के 7 टुकड़े सूर्य बन गए जिन्होंने इसे प्रकाशित किया, और यदि सन्नी का संदेह गलत नहीं था तो विशाल पिरामिड के भीतर का स्थान टाइटन के आत्मा सागर से निर्मित हुआ था। और उस आदिम भयावहता का एक छोटा सा टुकड़ा गोलियत बन गया, वह पतित टाइटन जिसने हजारों साल बाद अंटार्कटिक केंद्र को तबाह कर दिया। देवताओं के बीच युद्धों का यही पैमाना था। संपूर्ण संसार नष्ट हो गए जबकि कुछ नए संसारों का जन्म हुआ। वह नश्वर लोक जहां पाषाण टाइटन का पतन हुआ था एक निर्जीव रेगिस्तान बन गया था, और हजारों वर्षों बाद भी वह निर्जीव ही बना हुआ है। पहले सनी के लिए ये ज्ञान पूरी तरह से सैद्धांतिक था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। बस एक कदम, मोक्ष के मार्ग पर बस एक कदम, बस यही एक चीज सन्नी को स्टोन टाइटन जैसे प्राणियों से लड़ने से अलग कर रही थी। क्या वह वही कर पाएगा जो एरियल ने किया था? और इस प्रक्रिया में कितनी दुनियाएं नष्ट हो जाएंगी? चेन ब्रेकर नीचे उतरने लगा और जल्द ही सफेद रेत के बिल्कुल किनारे पर जा गिरा। उसी क्षण नेफिस ने अचानक अपना सिर घुमाया और दक्षिण की ओर दूर स्थित खोखले पहाड़ों की काली दीवार की ओर देखा, या शायद उनसे भी आगे। अपनी उपस्थिति में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस करते हुए सनी ने भौहें सिकुड़ी। यह क्या है? नेफिस हिचकिचाई, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आत्मा के सागर में एक गढ़ कम हो गया है और उसके सभी लोग मेरे क्षेत्र से गायब हो गए हैं। एस्टेरियन ने एक और संत को अपने साथ ले लिया होगा। उसके बाद कुछ देर तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वे सीधे नाइटमेयर डेजर्ट की ओर मुंह करके खड़े हो गए और दूर से एरियल के मकबरे की आकृति को देखने लगे। सफेद रेगिस्तान का विशाल विस्तार तेज धूप में चमक रहा था। लॉन्गिंग डोमेन के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, और फिर भी अजीब बात यह थी कि सन्नी और नेफिस के पास इस समय करने के लिए कुछ नहीं था। वे सुबह सुबह नाइटमेयर डेजर्ट पहुंचे थे, जहां चमकीला सूरज धीरे धीरे आसमान के नीले विस्तार में चढ़ रहा था। एरियल का मकबरा क्षितिज पर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन था। चाहे कोई कितनी भी देर तक सफेद रेत पर चलता रहे, वह कभी नजदीक नहीं आता था। हालांकि उन्होंने कभी भी रात के समय दुष्वप्न रेगिस्तान को पार करने का प्रयास नहीं किया था, जब दो शापित सेनाएं इसे एक घातक युद्ध क्षेत्र में बदल देती थी। सनी और नेफिस दोनों का मानना था कि एरियल की कब्र तक केवल रात में ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए फिलहाल वे केवल इंतजार ही कर सकते थे। शायद यह उनके लिए शांति का आखिरी दिन था। दुष्वप्न रेगिस्तान विशाल था, और भले ही उनका सिद्धांत सही साबित हो जाए, इसके केंद्र तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, शायद दिन, सप्ताह भी लग सकते थे। खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें अमर प्राणियों की एक विशाल सेना से लड़ते हुए आगे बढ़ना था, जिन्हें छाया देवता ने अनंत युद्ध के लिए शाप दिया था। ऐसा लगता था कि छाया देवता बहुत निर्दयी था। आखिरकार उसने न केवल विद्रोही राक्षसों के झंडे तले लड़ने वाली सेना को शाप दिया था, बल्कि उसका शाप दिव्य सेना के योद्धाओं पर भी पड़ा। मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं किया। लेकिन सन्नी मृत्यु के देवता से और क्या उम्मीद कर सकती थी? वह और नेफिस चुपचाप रेगिस्तान को देखते हुए चेन ब्रेकर पर ही सवार रहे। गर्मी से परेशान होकर वे उड़ने वाले जहाज के कप्तान के केबिन में चले गए। सन्नी को याद आया कि फॉलन ग्रेस की यात्रा के दौरान वे दोनों यही सोए थे। बेशक नेफिस ने ऐसा नहीं किया। रात होने तक शायद वे कुछ उपयोगी काम कर सकते थे, जैसे मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाना या युद्ध योजना पर एक बार फिर से विचार करना। लेकिन उनमें से कोई भी शांति के अपने आखिरी दिन को नीरस कामों में बर्बाद नहीं करना चाहता था।
आखिर इस बात की पूरी संभावना थी कि वे इस अभियान से जिंदा वापस न लौटें, या कम से कम दोनों ही न लौटें। वे एक दूसरे की उपस्थिति से बेहद अवगत थे, जिससे केबिन में एक तीव्र दबाव का माहौल बन गया था। नेव की उपस्थिति ने सन्नी की लालसा को जगा दिया और उसके एस्पेक्ट ने उसे उसकी इच्छा की ज्वाला को महसूस करने की अनुमति दी। एक हल्का सा स्पर्श चुंबन में बदल गया और चुंबन कुछ और ही रूप ले लिया। अंत में उन्होंने सूर्यास्त तक बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम का इजहार किया, जोश और तीव्रता से एक दूसरे में लीन हो गए। उनका ये प्रेम जितना सचेत था उतना ही उन्मादपूर्ण भी, जिससे चेन ब्रेकर की मजबूती की भी परीक्षा हुई। अंततः मीठी थकान से चूर होकर वे पसीने से भीगी चादरों पर लेटकर आराम करने और तरोताजा होने लगे। सनी को एफी की कही हुई एक बात याद आ गई कि जब कोई मौत का सामना कर रहा होता है तो वह पहले से कहीं ज्यादा जीवित महसूस करना चाहता है। वह केबिन की छत को देख रहा था, उसके विचार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसका मन उस आखिरी समय की यादों में खो गया जब उसने और नेफिस ने इस केबिन में एक साथ समय बिताया था, और फिर भविष्य के बारे में सोचने लगा। जल्द ही वे नाइटमेयर रेगिस्तान पर आक्रमण करेंगे। यदि वे वहां भी बच गए तो वे एरियल की कब्र में प्रवेश करेंगे। यदि वे वहां भी बच गए तो उनका सामना दुष्ट चोर पक्षी से युद्ध में होगा। और अगर वे इससे भी बच गए तो सन्नी को संभवतः अपना भाग्य वापस मिल जाएगा। इसका मतलब था अपना असली नाम वापस पाना, एक बार फिर शैडो बॉन्डर के आगे आत्मसमर्पण करना, दूसरी बार नाइटमेयर स्पेल का वाहक बनना, पांचवें नाइटमेयर को चुनौती देने की अपनी क्षमता को बहाल करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब था कि सन्नी को याद रखा जाएगा। ये वह चीज थी जिसे वह लंबे समय से चाहता था, और कभी कभी तो बेहद शिद्दत से। उसने कई साल अनिश्चितता और असमंजस में बिताए, और हाल ही में उसने फैसला किया कि वह अब और भुलाया नहीं जाना चाहता। वह चाहता था कि जिन लोगों को वह प्रिय था वे उसे एक बार फिर याद रखें। लेकिन अब जब याद रखे जाने की संभावना महज एक सैद्धांतिक संभावना नहीं रह गई थी और उसकी पहुंच में प्रतीत होने लगी थी, तो सनी को अचानक डर लगने लगा। हाँ, लोगों को उसकी यादें फिर से लौट आएंगी। नेफिस को याद आ जाएगा कि उन्होंने फॉरगॉटन शोर पर एक साथ क्या क्या सहा था और वह ढहते हुए क्रिम्सन स्पायर में क्यों रुकी रही। उसे याद आ जाएगा कि कैसे वे इसी झोपड़ी में सोए थे जब महान नदी चेन ब्रेकर को बहाकर अतीत में ले जा रही थी। उसे पता होगा कि यह पहली बार नहीं था जब वे दोनों एक साथ नाइटमेयर डेजर्ट आए थे। तथापि उसे ये भी याद आएगा कि कैसे सन्नी ने उसे वर्ज में अकेला छोड़कर प्रथम साधक का सामना करने के लिए छोड़ दिया था। कैसे वह अपनी स्वार्थी, भ्रामक इच्छा को पूरा करने के लिए भाग गया था। वह उसके विश्वासघात को याद रखेगी। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। अगर नेफिस को उसकी याद आ जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वह खुश होगी? क्या वह क्रोधित होगी? क्या वह शायद उसे थप्पड़ मारेगी और उस पर तीखे आरोप लगाएगी? या फिर क्या वह उसे चूमेगी और गले लगाएगी? सबसे बढ़कर, क्या उनका नाजुक रिश्ता इस खुलासे को झेल पाएगा? उनके बीच ये घनिष्ठता आसानी से नहीं आई थी। सन्नी ने इसे बनाने के लिए अथक परिश्रम किया था, भले ही इसकी नींव ही कमजोर थी। वह अक्सर इस बात से असंतुष्ट और दुखी महसूस करता था कि उसके और नेफिस के बीच का रिश्ता, हालांकि अंतरंग और सौहार्दपूर्ण था, उतना गहरा नहीं था। लेकिन अब जब इस बात की संभावना थी कि उनका यह अनोखा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो उसने खुद को इस रिश्ते को बेहद संजोते हुए पाया। वह जो कुछ उनके पास अभी था उसे खोना नहीं चाहता था। वह पहले से ही जो कुछ उनके पास था उससे खुश था। वह संतुष्ट था, लेकिन वह लालची भी था और उसे और अधिक चाहिए था। बहुत अधिक। तुम फिर से लालच भरे विचार सोच रहे हो। नेफिस उसके बालों की एक लट से खेल रही थी और उसके काले रेशमी बालों को अपनी उंगलियों के बीच से गुजरने दे रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा करते समय आपकी आंखों में एक खास तरह की चमक आ जाती है। सनी ने अपना सिर घुमाया और चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसने उसकी आंखों में देखा, उनके बीच कोई फासला नहीं था। अंत में उसने मुंह फेर लिया और आह भरी। मैं तुम्हें मुंह जबानी जानता हूं, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पीछे से उसे गले लगाया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसे क्या कहना चाहिए था? अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द ही आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। एक बार फिर वह उसे यही बताना चाहता था, लेकिन इन शब्दों को जोर से बोलने के बजाय सनी मुस्कुराए। मैं बहुत लंबा नहीं हूँ, इसलिए मेरी लंबाई भी कुछ खास नहीं है, फिर भी काफी प्रभावशाली हूँ। नेफिस धीरे से हंसी। जल्द ही चमकीला सूरज अंधेरे क्षितिज में विलीन हो गया। उनके शांति के दिन समाप्त हो चुके थे। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था और दुनिया गहरे लाल रंग की लाखों छटाओं से रंगी हुई थी। उस प्रचंड चमक में सफेद रेत के टीलों का अंतहीन सागर खून में डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था। पूर्वी आकाश पहले ही गहरी छाया में डूब चुका था और रेगिस्तान की दम घोंटने वाली गर्मी धीरे धीरे ठंडी हवाओं के प्रकोप के आगे हार मान रही थी। सनी और नेफिस युद्ध के लिए तैयार होकर चेन ब्रेकर के डेक पर चढ़ गए। सनी रेलिंग के पास गया और नीचे कूद गया और रेत पर आराम से उतरा। कुछ ही क्षण बाद नेफिस भी उसके बगल में उतरा। अपनी मांसपेशियों को ढीला करने के लिए कंधे को घुमाते हुए सनी ने आह भरी और पूर्व की ओर देखा। वहां 6 आकृतियां बिना हिले डुले उसका इंतजार कर रही थी। उनकी परछाइयां लाल आकाश के सामने काली मूर्तियों की तरह उभरी हुई थी। वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं सनी ही थे। लंबे समय तक अलग रहने के बाद उनके सभी 7 अवतार अंततः पुनः एक साथ मिल गए। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सनी अपने अवतारों की ओर बढ़ गया।
आपसे यहाँ मिलकर अच्छा लगा सज्जनों। किस बात से मुझे इतनी खुशी हुई? एक अन्य अवतार ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर से खुद से बात कर रहे हो? तुम्हें पता है, यह मजाक शुरू के कुछ 100 बार तो मजेदार था, लेकिन अब ये बहुत ही भद्दा हो गया है। हमें सच में इसे खत्म कर देना चाहिए। एक अलग अवतार ने आक्रोश से भौहें चढ़ा ली। अरे, मजाक तो मजाक ही होता है। ये चुटकुला घिसा पिटा नहीं है, ये तो एक क्लासिक है। एक अन्य व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम बस इसलिए जल रहे हो क्योंकि हमारी तरह तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रथम अवतार ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। हम सचमुच एक ही व्यक्ति हैं। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, जबकि तुम कर सकते हो? 6 अवतारों तक पहुंचकर सनी ने अपना सिर हिलाया। चुप रहो, मूर्खों। उन्होंने गंभीरता से उसकी ओर देखा। तुम किसे मूर्ख कह रहे हो, मूर्ख? हम 6 हैं और तुम अकेले। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो तुम क्या करोगे? सनी मुस्कुराया। इसी बीच नेफिस ने एक अजीब से भाव के साथ उस दृश्य को देखा। अंततः उसने असली सनी की ओर रुख किया और तटस्थ स्वर में बात की। मृतक जल्द ही जीवित होने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? उसने कंधे उचका दिए। जितना मैं तैयार हो सकता हूं, उतना तैयार हूं, मुझे लगता है। इतना कहकर सन्नी ने भयावह रेगिस्तान को एक उदास भाव से देखा। उनके अवतारों में से एक ने आह भरी। ये जगह मुझे आपत्तिजनक लगती है। एक भिन्न अवतार ने सिर हिलाया। हाँ, आखिरकार मुझे मृत्यु का सम्राट माना जाता है। लेकिन देखो तो सही, यहाँ प्राणियों का एक पूरा समूह है जिन्होंने मृत्यु को धोखा दिया है। दूसरे ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। खैर, सच कहें तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें मौत से वंचित कर दिया गया हो। छाया देवता का श्राप और इसी तरह की बातें। सनी ने मुंह बनाया। मुझे लगता है कि हमें शैडो गॉड द्वारा छोड़ी गई गड़बड़ी से निपटना होगा। नेफिस ने गंभीर स्वर में बातचीत को बीच में ही रोक दिया। अमर लोग जल्द ही रेत से उठना शुरू कर देंगे। वे हम पर ध्यान नहीं देंगे, कम से कम तुरंत तो नहीं, लेकिन बिना मारे गए उनसे पार पाना असंभव होगा। हमें लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा, और जैसे ही हम युद्ध में शामिल होंगे, दोनों पक्ष हमें नष्ट करने का प्रयास करेंगे। वह एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, खुशकिस्मत से सारी खबरें बुरी नहीं है। स्लीपर के रूप में मैं नाइटमेयर डेजर्ट में ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाए, लेकिन दिन के समय यात्रा करने के कारण मुझे रेगिस्तान के विभिन्न हिस्सों में डेथलेस को देखने का मौका मिला। यहाँ इसके बाहरी इलाके में वे उतने शक्तिशाली नहीं है, जो समझ में आता है जब आप इसे एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र के रूप में देखते हैं। कुलीन सैनिक रेगिस्तान के मध्य में दबे हुए हैं, जहां शैडो गॉड का श्राप पड़ा है। केवल सबसे कमजोर सैनिक ही पीछे रह गए हैं। उसने गहरी सांस ली। बेशक उनकी कमजोरी सापेक्ष है। एक स्लीपर के लिए अनगिनत मरे हुओं में से हर एक अकल्पनीय दुर्गम बाधा प्रतीत होता है, और एक सुप्रीम के लिए भी उन्हें हराना आसान नहीं होगा। फिर भी आज हमारा लक्ष्य रेगिस्तान में जितना हो सके उतना आगे बढ़ना है। साथ ही हमें इस अवसर का उपयोग अमर लोगों से लड़ने का तरीका सीखने के लिए करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम एरियल की कब्र के करीब पहुंचेंगे, हमें असली चैंपियनों का सामना करना पड़ेगा। सनी ने उसकी तरफ देखा, फिर दुर्स्वप्न रेगिस्तान की ओर मुड़ गई। मुझे फिर से याद दिलाओ, हम चेन ब्रेकर को उनके ऊपर क्यों नहीं उड़ाते और बादलों में क्यों नहीं छिप जाते? नेफिस ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि अमर प्राणी रात के आकाश में तारों को मिटाने में सक्षम है। इसलिए उनके लिए एक उड़ने वाले जहाज को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। एक बार जब कोई आकाश में उड़ जाता है तो वह खुद को खतरे में डाल देता है। आखिर आकाश में छिपने के लिए कुछ भी नहीं होता, सहारा लेने के लिए कोई जमीन भी नहीं होती, जिसका मतलब है कि अपनी गति को रोकने के बहुत कम तरीके होते हैं। संक्षेप में, आप एक आसान निशाना है। खैर, एक उड़ता हुआ बत्तख शायद। उसने उसकी तरफ देखा और आह भरी। और आसमान में बादल भी नहीं है। सनी ने कुछ पल चुपचाप उसे देखा। ये क्या होता है? नहीं, रुको, बत्तख, मुझे तो इसका नाम पता है। ऊपर देखते हुए नेफिस कुछ पल चुप रही और फिर गंभीर स्वर में बोली, मुझे शक है कि मैं खुद हवा में टिक पाऊंगा, कम से कम ज्यादा देर तक तो नहीं, लेकिन देखते हैं। सौभाग्य से मैं चेन ब्रेकर से कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। उसने सन्नी की ओर मुड़कर शांत स्वर में कहा, कहने की जरूरत नहीं है, अमर प्राणियों को मारा नहीं जा सकता। वास्तव में उन्हें नष्ट भी नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें इतना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है कि वे कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस लिहाज से मुझे लगता है कि शाश्वत शहर में आपका भ्रमण दुर्स्वप्न रेगिस्तान के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण था। सनी ने मुंह बनाया। ऐसा क्यों है कि आजकल मेरे सामने आने वाला हर दूसरा दुश्मन मारा नहीं जा सकता? खैर, सच तो यह है कि मुझे खुद भी मारना मुश्किल है। लगता है इसमें संतुलन है। तब तक सूरज क्षितिज के पीछे आधा छिप चुका था। रेत हिल रही थी, मानो पूरा रेगिस्तान जीवंत हो उठा हो। लेकिन असल में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। मृतकों की एक सेना उसकी गहराइयों से उठ खड़ी हुई थी। सन्नी ने गंभीर भाव से आगे देखा। तो चलिए अब पार्टी शुरू करते हैं। जैसे ही दुर्स्वप्न रेगिस्तान पर रात छा गई और अंधेरे ने इसके विशाल विस्तार को ढक लिया, सन्नी ने अपने 6 अवतारों की ओर एक कदम बढ़ाया। उसके अवतारों में से एक परछाई में बदल गया और रेत पर सरकते हुए उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया। सनी के चारों ओर का अंधेरा अचानक और गहरा लगने लगा और उसकी ठंडी उपस्थिति और भी भारी महसूस होने लगी। दूसरा अवतार उस अंधकार में समाहित हो गया, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया।
फिर एक और। जैसे जैसे संवर्धन की परतें बढ़ती गईं, सनी खुद को अधिक मजबूत, तेज और अधिक सहनशील महसूस करने लगा। वास्तव में उसकी नसों में दौड़ने वाली प्रचंड शक्ति इतनी भयावह थी कि उसे अपने दांत भींचने पड़े और वह बड़ी मुश्किल से खुद को आगे की ओर विस्फोट करने से रोक पाया। वीवा के वंश के 6 अंश भी उससे और अधिक शक्तिशाली बना रहे थे। रक्त ताना बाना, अस्थि ताना बाना और मांस ताना बाना मिलकर उसके शारीरिक स्वरूप के हर पहलू को और अधिक भयावह बना रहे थे। आत्मा ताना बाना उसकी शक्ति को बढ़ा रहा था और साथ ही उसकी आत्मा को भी सुदृढ़ कर रहा था। मन ताना बाना ने उसे एक ही समय में हजारों विचार सोचने में सक्षम बना दिया था। वहीं आत्मा ताना बाना स्पिरिट वीव ने अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाया, जिससे दुनिया कहीं अधिक लचीली और उसकी सनक पर निर्भर हो गई। सनी के अंतिम 3 अवतार भी परछाई में परिवर्तित हो गए। हालांकि ये तीनों अवतार मुख्य अवतार की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय उनसे 2 आकृतियां प्रकट हुई। सेंट सन्नी के बाईं ओर खड़ा था, जबकि स्लेयर उसके दाईं ओर खड़ा था। अंत में सर्प उसकी बांह से नीचे सरक गया और सफेद रेत पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसके काले शल्क रेत के विपरीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तीनों परछाइयां उनके चारों ओर लिपट गईं, जिससे प्रत्येक सर्वोच्च परछाई एक क्षण पहले की तुलना में और भी अधिक भयावह प्रतीत होने लगी। पास ही खड़े नेफिस ने आशीर्वाद का आह्वान किया। चमकती हुई तलवार तेजी से जगमगा उठी, अंधेरे को दूर भगाते हुए और परछाइयों को और भी गहरा बना दिया। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली, कुछ पल रुकी और फिर उदास होकर आह भरी। मुझे इकोस के साथ कभी कोई किस्मत नहीं मिली, आप जानते हैं। सनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। लेकिन आप इन्हें यूं ही देते रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास पहले से ही शक्तिशाली इकोस का पूरा संग्रह होता। फिर अपनी परछाइयों को देखते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन जाहिर है मेरी शैडो कोर जितनी शक्तिशाली नहीं। स्लेयर ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, जबकि सेंट ने तरल अंधकार की 2 धाराओं को बुलाया जो एक तलवार और एक ढाल में तब्दील हो गई। सर्प ने केवल फुफकारा और धीरे धीरे मानव रूप धारण किया, भारी कवच और काले लिबादे में लिपटे एक योद्धा का रूप, जिसके पीछे 7 काले रंग की तलवारें काले नुकीले दांतों की तरह हवा में मंडरा रही थी। इसने तलवारों के राजा का रूप धारण कर लिया था। बेशक सनी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही क्षितिज के ऊपर सूर्य की अंतिम किरण लाल रंग में चमकने लगी, उनके चारों ओर गहरी छायाएं उमड़ने लगी और उबलने लगी। फिर अनगिनत परछाइयां दुर्लभ रेगिस्तान की सफेद रेत पर उमड़ पड़ी और एक विशाल युद्ध संरचना में एकत्रित हो गई। उनमें से कुछ अभी भी शाश्वत शहर से प्राप्त हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि कुछ हिप्पोड्रोम के युद्ध कुंडों से प्राप्त कवच में लिपटी हुई थी। यह एक भयावह दृश्य था। सन्नी ने अपनी पूरी सेना को यहाँ बुला लिया था, केवल कुछ ही साए पीछे छोड़े थे जो डार्क सिटी और बर्न फॉरेस्ट में स्थित गढ़ के पास के कारागार शिविर की रक्षा कर रहे थे। जल्द ही उनमें से लाखों साए सफेद रेत के टीलों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए, चुपचाप दुश्मन के अंधेरे सागर की तरह प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शैडो लेजेंड वाकई काफी खौफनाक लग रही थी। दुर्भाग्य से ये सन्नी और नेफिस के लिए एरियल की कब्र तक पहुंचने के उनके प्रयास में बहुत उपयोगी नहीं होने वाला था। आखिरकार सन्नी के अधीन मौजूद आत्माओं में से केवल कुछ ही इतनी उच्च श्रेणी की थी कि वे अमर प्राणियों के विरुद्ध युद्ध में टिक सके। उनमें से अधिकांश दुर्लभ रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर थी और उन्हें जल्द ही उसकी आत्मा में वापस भेज दिया जाएगा। इस लड़ाई में उनकी भूमिका एक शारीरिक ढाल के रूप में थी, खैर बल्कि एक छाया ढाल के रूप में, ताकि सन्नी और नेफिस को दुश्मन के बारे में और अधिक जानने और अमर लोगों से प्रभावी ढंग से लड़ने का तरीका खोजने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उसे संदेह था कि उसके 10वें हिस्से के मौन योद्धा भी भोर तक जीवित रह पाएंगे या नहीं, और यह पहली रात उन अनगिनत रातों में सबसे आसान होगी जिन्हें सनी और नेफिस को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए झेलना होगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि अमर प्राणी मर नहीं सकते थे, जिसका मतलब यह था कि शैडो लीजन में नए आत्माओं का निरंतर आगमन नहीं होगा। सनी ने युद्ध संरचना के केंद्र की ओर एक नजर डाली, जहां शाश्वत शहर की परछाइयां युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अचानक उसके मन में सिरदर्द पैदा करने वाला एक विचार आया। तो मृत आत्माओं की एक सेना अमर राक्षसों की भीड़ से लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसका नेतृत्व पूर्व अमर प्राणियों की आत्माएं कर रही है। ये सब उनके मृत शासक के मकबरे में प्रवेश करने के लिए किया गया था। वह मुस्कुराया। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने शानदार अंदाज में नाइटमेयर डेजर्ट में वापस लौटूंगा। नेफिस ने उसे सरसरी नजर से देखा। मैं हमेशा से पूछना चाहता था। सनी उसकी ओर मुड़ी। हाँ, उसने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़ा। शैडो कोर्ट, शैडो लीजन, लॉर्ड ऑफ शैडोज, 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 शैड्स। रेन ने जिक्र किया था कि चीजों का नामकरण करना आपकी प्रतिभाओं के शानदार संग्रह में एक बड़ी खामी है, लेकिन क्या आप वाकई किसी चीज का नामकरण करते समय हर चीज में शैडो जोड़ देते हैं? सनी ने हैरानी से उसे घूर कर देखा। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं चीजों को नाम देने में माहिर हूँ। उदाहरण के लिए ब्रिलियंट एम्पोरियम को ही ले लीजिए। क्या इससे भी शानदार नाम हो सकता है? नेफिस कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही, उसकी निगाहों में दया जैसी कोई संदिग्ध भावना झलक रही थी। फिर उसने इसे उसकी परछाइयों में स्थानांतरित कर दिया। तो मुझे ये बात स्पष्ट करने दीजिए। सांप को सरपेंट कहा जाता है, हत्यारे को स्लेयर कहा जाता है और स्टोन सेंट को सेंट कहा जाता है। सनी ने 2-3 बार पलकें झपकाई। हाँ, इसमें क्या बुराई है? नेफिस कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली और आशीर्वाद को ध्यान से देखने लगी। मैं समझ गया। दरअसल मैं भाग्यशाली था। तलवार मेरे हाथ में भी आ सकती थी।
सनी उसे देखती रह गई, उसका मुंह खुला रह गया था। वाह, धिक्कार है। तलवार, उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? यह तो बिल्कुल सही लग रहा था। तभी उनके सामने सफेद रेत की सतह पर कुछ काला सा प्रकट हुआ। उसमें से एक कंकालनुमा हाथ उठा, उसके बाद एक काली खोपड़ी और एक विशालकाय धड़ दिखाई दिया। सन्नी जहां भी नजर डालती, रेत उबलती हुई प्रतीत होती, मानो उसमें से अनगिनत कंकाल धीरे धीरे उठ रहे हों, जो जंग लगे कवच के टूटे फूटे टुकड़ों से ढके हुए थे और प्राचीन हथियारों से लैस थे। दुष्वप्न का रेगिस्तान अंततः रात के आलिंगन में समा गया था। सन्नी जहां भी देखती, अमर प्राणी रेत के टीलों के नीचे से उठकर अपना शाश्वत युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तड़प रहे थे। उनकी काली हड्डियों से सफेद रेत बह रही थी और उसकी सरसराहट एक भयानक गूंज में घुल मिल रही थी जो वातावरण में आदिम भय की भावना भर रही थी। उनकी संख्या सचमुच अकल्पनीय थी, वे रेगिस्तान की सतह को घास की पत्तियों की तरह ढके हुए थे, या शायद किसी पौराणिक योद्धा की तरह जो अजगर के दांतों से निकले हों। पहले सन्नी ने अमर प्राणियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, उन्हें एक मौलिक शक्ति मानता था, भूले हुए तट के अंधकार में सागर या जंजीरों से बंधे द्वीपों के विनाश से अलग नहीं। अब जब वह दैवीयता के इतने करीब पहुंच गया था कि कम से कम प्रलय युद्ध की भयावहता की कल्पना कर सके, तो सफेद रेत के अंतहीन टीलों पर हुए युद्ध की विशालता को देखकर वह दंग रह गया। नाइटमेयर डेजर्ट ड्रीम रियल्म का एक ऐसा क्षेत्र था जो फॉरगॉटन शोर से छोटा नहीं था, वास्तव में आकार के मामले में यह उससे कहीं अधिक विशाल था। फिर भी अमर प्राणी सर्वत्र व्याप्त प्रतीत होते थे, उनका अव्यवस्थित समूह क्षितिज से परे तक फैला हुआ था। गॉडग्रेव की पूरी सतह को ढकने के लिए कितने सैनिकों की आवश्यकता होती, वह इस संख्या की कल्पना भी नहीं कर सकता था। गॉडग्रेव में हुआ युद्ध एक डोमेन युद्ध था, लेकिन इसे एक रील्म युद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें एक ही रील्म की पूरी आबादी शामिल थी, और क्योंकि इसके परिणाम ने उस रील्म के भाग्य का फैसला किया था। लेकिन प्रलय का युद्ध किसी एक लोक का युद्ध नहीं था। इसमें केवल एक लोक की नहीं, बल्कि सभी लोकों की पूरी आबादी शामिल थी, और इसके परिणाम ने स्वयं अस्तित्व का भाग्य तय किया। इसलिए दानव सेना और दिव्य सेना के बीच लड़े गए युद्धों का पैमाना और दायरा सन्नी द्वारा देखे गए किसी भी युद्ध से कहीं अधिक विशाल और भयावह था। यह अच्छी बात थी कि सन्नी और नेफिस को छाया देवता के श्राप को समाप्त करने और अमर को हराने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें बस एक ऐसा अभियान चलाना था जो उन्हें एरियल की कब्र के आधार तक ले जाए, चाहे दुश्मन पराजित हो या न हो। एस्टेरियन पिरामिड तक पहुंचने में असफल रहा, लेकिन हम नहीं होंगे। उनके पास सफल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधिकांश अमर प्राणी कभी मानव रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन सभी नहीं। उनमें से कुछ विशालकाय जीवों के भयानक कंकाल थे, जिनकी मूल प्रकृति का अनुमान उनकी खाल, फर, शल्क या पंखों के बिना लगाना कठिन था। कुछ तो कंकालनुमा थे ही नहीं, बल्कि घिसे पिटे काले काइटिन से ढके हुए थे। फिर कुछ ऐसे जीव भी थे जो मांस और हड्डियों से बने हुए नहीं थे। कुछ अमर प्राणी काले पत्थर से बने प्रतीत होते थे, कुछ क्रिस्टल, फटे हुए कपड़े या धातु से बने हुए लगते थे। कुछ छोटे थे, जबकि कुछ रेगिस्तान के ऊपर विशालकाय स्मारकों की तरह खड़े थे, जो विनाशकारी अतीत की याद दिलाते थे। सन्नी के देखते ही देखते अमर प्राणी कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहे। फिर मानो रेगिस्तान पर द्वेष की एक लहर दौड़ पड़ी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए, और उन्होंने अपनी खोपड़ियां घुमाकर एक दूसरे को शाश्वत शत्रुता से देखा। धत्तेरे की कुछ ही क्षणों बाद दुनिया हिंसा के विस्फोट से फट पड़ी। सफेद रेत में लहरें उठ रही थीं, जैसे असंख्य मरे हुए योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े हों, उस निर्दयी हत्या की भावना से ओतप्रोत जिसने उन्हें हजारों वर्षों से गुलाम बनाकर रखा था। उनकी तलवारें चमक उठी, जंग झाड़ती हुई, और उनकी खाली आंखों में एक ठंडी, रहस्यमयी, खूनी अंधकार की आग सी जल उठी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ही कांप रहा हो। सनी ने नेफिस की ओर देखा। मुझे लगता है कि यह बहुत लंबी रात होने वाली है। वह बस आगे बढ़ी, उसके पीछे दो चमकदार पंख एक चकाचौंध कर देने वाले प्रभामंडल की तरह चमक रहे थे। लेकिन यह अच्छा है ना? नेफिस ने उसकी निगाहों में देखा और मुस्कुराए। पहली बार तो हमें सिर्फ लड़ना है। क्या आपको ये ताजगी भरा नहीं लगता? इतना कहकर वह थोड़ा झुकी, फिर हवा में उछली और अंधेरे आकाश में उड़ गई। सनी उदास भाव से उसे जाते हुए देखती रही। अगर इस बारे में सोचे तो ये वाकई थोड़ा ताजगी भरा है। पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब वह किसी और चीज के बारे में सोचे बिना युद्ध के प्रकोप में पूरी तरह से खो गया था? पिछली बार कब उनके सभी 7 अवतार एक ही स्थान पर एकत्रित हुए थे? सन्नी को हमेशा एक ही समय में कई जीवन जीने पड़ते थे और साथ ही साथ कई कार्य करने पड़ते थे। लेकिन इस बार वह पूरी तरह से केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। दुष्वप्न रेगिस्तान पर विजय प्राप्त करना। चल दर। जैसे ही अनगिनत परछाइयां आगे बढ़ी, उसकी आवाज रेत की सरसराहट में डूब गई। उसके सामने दुष्वप्न रेगिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था। प्राचीन मरे हुओं का एक विशाल समूह रेत के टीलों के बीच खामोशी से लड़ रहा था। उनके अंतहीन युद्ध का प्रकोप इतना भयानक था कि सन्नी के सर्वोच्च शरीर को उस भयावह लड़ाई के निकट होने मात्र से ही थोड़ी क्षति पहुंच रही थी। शैडो लीजन एक अंधेरी लहर की तरह आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि परछाइयां दुश्मन तक पहुंच पाती, ऐसा लगा मानो रात के आकाश में अचानक एक सूरज प्रज्वलित हो गया हो। नेफिस ने एक बार फिर प्रकाश के नाम का आह्वान किया, इस बार स्वयं को इसके माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए। उसके प्रकाश ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय उलट गया हो और रात दिन के प्रकाश के सामने भय से पीछे हट गई हो। अमर प्राणी लड़खड़ा गए। क्षणिक सूर्य के अचानक प्रकट होने से उनका ध्यान उनकी शाश्वत लड़ाई से हट गया।
उनकी खाली आंखें आकाश की ओर मुड़ गईं और उनमें व्याप्त गहरा अंधकार और भी गहरा होता चला गया। प्रकाश के बाद गर्मी आई। सनी ने अपने ऊपर आकाश में एक तेज रोशनी देखी और फिर एक चमकदार सफेद किरण ने रेगिस्तान को आकाश से जोड़ दिया। एकदम सफेद रेखा पलक झपकते ही 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूरे भूभाग पर फैल गई। फिर जितनी तेजी से वह प्रकट हुई थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। और फिर दुनिया थर्रा गई। दूर आगे बढ़ती हुई शैडो लीजन से कुछ दूरी पर सफेद रेत के टीलों के विशाल सागर में एक भयंकर विस्फोट हुआ। प्रकाश की किरण द्वारा रेत पर बनी रेखा का अनुसरण करते हुए रेत भयंकर सफेद लपटों के साथ आकाश में फट गई। असंख्य टन रेत विस्थापित होकर ऊपर की ओर उछल गई, मानो आग के बादल की तरह ऊंचाई पर पहुंच गई हो। असंख्य अमर प्राणी विनाशकारी आघात से चकनाचूर होकर इधर उधर बिखर गए और क्षण भर में ही भयंकर ज्वाला में समा गए। रेत पिघलकर ज्वाला में द्रव में परिवर्तित हो गई और ऊपर से पिघलता हुआ कांच बरसने लगा, जिससे और भी प्राचीन अमर प्राणी डूब गए। नाइटमेयर डेजर्ट को अपने अधीन करने के अभियान का पहला शॉट दागा जा चुका था। सफेद लपटों की एक विशाल दीवार पर्दे की तरह उठी, जिसने रेगिस्तान की गहराई को ढक लिया। युद्ध संरचना की पहली पंक्ति में मौजूद सैनिक उस भीषण विस्फोट की लहर से टकराने पर संभल गए। दूरी तय करने के कारण ये लहर कमजोर पड़ गई थी, इसलिए यह उन्हें नष्ट करने में विफल रही, बल्कि केवल उनकी गति को धीमा कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद विस्फोट की कान फाड़ देने वाली गर्जना शैडो लीजन पर भी छा गई, जिसके बाद असहनीय गर्मी की लहर आए और अंत में सफेद रेत का उबलता हुआ बादल छा गया। आकाश से कांच की बारिश हुई, जो छर्रों की तरह जमीन को भेद रही थी। चेंजिंग स्टार के पहले ही हमले के विनाशकारी परिणामों को सहते हुए आगे बढ़ते हुए प्रेत आत्माएं व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। उनके सामने मौजूद अमर आत्माएं अस्त व्यस्त थीं, विस्फोट के बाद के झटकों से क्षण भर के लिए कमजोर पड़ गई थीं। इससे ठीक पहले की आगे बढ़ने वाली परछाइयां मरे हुए लोगों की भीड़ के पिछले हिस्से से टकराती, सन्नी ने अपने ऊपर आकाश में एक और तेज चमक देखी। दूर रेत के टीलों पर सफेद ज्वाला की एक और चमकदार किरण उठी, जिससे एक और भयंकर आग भड़क उठी। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। विस्फोट से अमर लोग अपना संतुलन खो बैठे और अपने शाश्वत युद्ध में व्यस्त हो गए। इसलिए जब शैडो लीजन ने उन पर अंधेरी बाढ़ की तरह हमला किया, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेंट ने सबसे पहले दुश्मन पर हमला किया और उसकी काली तलवार एक मरे हुए सैनिक की गर्दन पर जा लगी। हालांकि प्राचीन हड्डी लगभग अभेद्य साबित हुई और अंधकार की तलवार ने उस पर केवल एक गहरा घाव किया। फिर भी हमले की भीषण शक्ति ने कंकाल को दूर की लपटों में उड़ा दिया। कुछ ही क्षणों में सेंट ने अपना धड़ घुमाया और अपनी ढाल से एक दूसरे दुश्मन पर जोरदार प्रहार किया, साथ ही अपना कंधा भी लगा दिया। अमर योद्धा की काली हड्डियां चकनाचूर हो गईं, टूटे हुए अवशेष जमीन पर गिर पड़े और रेंगने की कमजोरी से कोशिश करने लगे। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अपना असली आकार धारण कर लिया और उस अमर योद्धा के ऊपर एक सुंदर मूर्ति की तरह खड़ी हो गई, जो कभी इंसान हुआ करता था। हेलमेट के वाइजर पर लाल लपटें भड़क उठी और उसका पैर छटपटाते दुश्मन पर पड़ा, उसे चूर चूर कर दिया। स्लेयर भी पीछे नहीं थी, उसने धनुष के बजाय अपनी तलवारें निकाल ली थीं। वह भूत की तरह मृतकों के बीच घूमती रही, उनके कंकाल नुमांगों को जोड़कर उनके जोड़ों को चकनाचूर कर देती और उन्हें जमीन पर पटक देती। अफसोस की बात है कि उसके हथियार भी सेंट की तलवार की तरह ही बेअसर साबित हुए। स्लेयर तो जीवित प्राणियों पर मृत्यु का ऋषि था और शैडो गॉड द्वारा शापित लोग अमर थे। एक काले कंकाल को एक शानदार लात से पीछे धकेलते हुए वह एक नर्तकी की तरह घूमी और फिर आगे की ओर छलांग लगाई। जब स्लेयर वापस जमीन पर उतरी, तब तक वह एक विशाल काले बाघ का रूप धारण कर चुकी थी। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसने अमर प्राणियों पर झपट्टा मारा और अपने भयानक जबड़ों से उनकी हड्डियां चकनाचूर कर दी। आश्चर्यजनक रूप से इस लड़ाई में तीनों शैडो में से सर्प ही सबसे घातक साबित हुआ। तलवारों के राजा का रूप धारण करके वह संयमित कदमों से आगे बढ़ा। सर्प ने अपने हाथों में 7 ओनेक्स तलवारों में से एक को थामे रखा था, जबकि अन्य 6 तलवारें उसके चारों ओर एक गरजती हुई ढाल की तरह घूम रही थीं। इन 7 तलवारों की बदौलत वह आसानी से अमर प्राणियों को दूर रखता था और जब वे बहुत करीब आ जाते थे तो उन्हें शक्तिशाली प्रहारों से काट डालता था। लेकिन यही वह बात नहीं थी जिसने सर्प को इतना घातक बना दिया। अगर अमर के विरुद्ध युद्ध में इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है तो बल्कि यह तथ्य था कि सर्पनुमा छाया के चारों ओर फैले विस्तृत क्षेत्र में हर तलवार कांपती और उसकी इच्छा के अनुसार चलती थी। असंख्य तलवारें अमर योद्धाओं के हाथों से छिन्न भिन्न होकर अलग हो गईं और घूमकर अपने पूर्व स्वामियों की ओर निशाना साधने लगी। अमर सेना के केंद्र में लोहे का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसने शापित योद्धाओं को एक धारदार चक्की की तरह पीसकर धूल में मिला दिया। 3 परछाइयों के बाद सनी की सबसे शक्तिशाली परछाइयां युद्ध में उतर आईं। शाश्वत नगरी के अमर, गॉडग्रेव के क्रूर राक्षस, एरियल के खेल के कैदी, सर्प राजा डेरोन की परछाई, सभी सर्वोच्च परछाइयां, साथ ही पारलौकिक परछाइयों में सबसे शक्तिशाली अमर सेना पर टूट पड़ी और उसमें से रास्ता बना लिया। उनका नेतृत्व भेड़िया की भयंकर, उग्र और जंगली परछाई कर रही थी। सनी थोड़ी देर वहीं रुका रहा और फिर वह भी लड़ाई में शामिल हो गया। जब वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा तो उसके सभी भयानक योद्धा अचानक उसकी तुलना में कमजोर और दयालु प्रतीत होने लगे। हथियार प्रकट करने की बजाय सन्नी ने शैडो स्पॉन का रूप धारण कर लिया और अमर प्राणियों के बीच उत्पात मचा दिया। उसका विशालकाय शरीर जेड मेंटल के भयानक कवच में लिपटा हुआ था और वह एक विचित्र, असंभव सी गति से आगे बढ़ रहा था।
वह परछाइयों से ऐसे सहजता से गुजरा जैसे चल रहा हो। पहले दुश्मन की हड्डियां तोड़ते ही वह तुरंत दूसरे दुश्मन के पास पहुंच गया। उनकी पुरानी हड्डियां सख्त और तोड़ना मुश्किल थी, लेकिन सर्वोच्च टाइटन की ताकत बेमिसाल थी। उसके मुक्कों और पंजों के वार से अमर प्राणी ऐसे चूर चूर हो गए जैसे भूसे के बने हो। बेशक जिस आसानी से सन्नी ने प्राचीन मरे हुओं को हराया, वह पूरी तरह से उसकी ताकत पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह उनकी वसीयत की वजह से था। सनी ने अमर प्राणियों को तोड़ने की इच्छा की और इसलिए वे टूट गए। शैडो लीजन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ा और धधकती ज्वालाओं की दीवार तक पहुंच गया। तब तक दीवार काफी नीची हो चुकी थी, मानो बुझने ही वाली हो। उसकी परछाइयां बुझती हुई ज्वाला में प्रवेश कर गईं और दूसरी तरफ निकल आईं, युद्ध जारी रखने के लिए तैयार। यह उतना बुरा नहीं है, ये सोचते हुए खुद को पकड़ते ही सनी का चेहरा सामान्य से भी ज्यादा पीला पड़ गया। नरक नहीं, सचमुच, क्या वह मूर्ख था? क्यों 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 मूर्ख? तुमने ये बात जोर से क्यों कही? वह जानता था कि अगर कुछ गलत हो सकता है तो वह निश्चित रूप से गलत होगा। सन्नी ने खुद को इस भ्रम में नहीं रखा था कि अमर प्राणी उसके और नेफिस के लिए गंभीर खतरा नहीं बन सकते, और अब उसने स्वयं पर उनका क्रोध आमंत्रित कर लिया था। अचानक हुए हमले के शुरुआती झटके के शांत होने के बाद अमर आत्माओं ने अपनी शांत गंभीरता को पुनः प्राप्त कर लिया और अपना ध्यान उस तीसरी सेना की ओर मोड़ दिया जिसने दुष्वप्न रेगिस्तान पर आक्रमण किया था, यानी छाया की सेना। ऐसा होने के बाद शैडो लीजन की प्रगति तेजी से धीमी हो गई और फिर पूरी तरह से रुक गई। तभी सन्नी को अपने सामने मौजूद दुश्मन की विचित्र प्रकृति का पुनर्तः एहसास हुआ। अमर प्राणी न तो सजीव थे और न ही पूरी तरह से बुद्धिमान। हजारों वर्षों तक भयानक रेगिस्तान के उजाड़ नरक में अंतहीन युद्ध में उलझे रहने से न केवल उनकी हड्डियां मांसहीन हो गई थीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के सभी निशान भी मिट गए थे। छाया देवता के अभिशाप ने बहुत पहले ही उनके दिमाग को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे बुद्धिहीन थे। दरअसल अमर प्राणी काफी बुद्धिमान थे, बस उनकी बुद्धिमत्ता का दायरा एक ही चीज तक सीमित था, युद्ध। और हजारों वर्षों तक लगातार युद्ध में संलग्न रहने के कारण वे युद्ध के मैदान में अपने शत्रुओं को नष्ट करने में बेहद निपुण थे। जैसे ही उन्हें एक नए खतरे का आभास हुआ, उनके और शैडो लीजन के बीच संघर्ष की लय तुरंत बदल गई। ऐसा लगा मानो अमर प्राणियों में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया फैल गई हो, जिससे उनके व्यवहार का स्वरूप तुरंत बदल गया। जो अमर योद्धा आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने अब अपना पूरा ध्यान शैडो के स्वामी के मौन योद्धाओं पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने तेजी से ढीली और लचीली युद्ध संरचनाएं बनाई, दुश्मन सेना की कमजोरियों की पहचान की और एक सुनियोजित जवाबी हमले में जुट गए, उन कमजोरियों का सहजता से फायदा उठाते हुए विनाशकारी परिणाम हासिल किए। कमजोर छायाएं पिघल गईं, इतनी तेजी से नष्ट हो गईं कि सन्नी को यह समझ में ही नहीं आया कि उसकी सेना का गठन अचानक क्यों बिखर रहा है। हालांकि नेफिस पर उससे कहीं अधिक कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमर योद्धाओं ने न केवल दुश्मन की कमजोरियों का पता लगा लिया था, बल्कि उन्होंने अपनी सामरिक कमियों को भी तुरंत पहचान लिया था और उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की थी। उन कमियों में सबसे भयावह और शैडो लीजन के उस बिंदु तक इतनी तेजी से आगे बढ़ने का मुख्य कारण ये था कि मरे हुए योद्धाओं को दबाया जा रहा था, उन्हें कमजोर किया जा रहा था, उनका संतुलन बिगाड़ा जा रहा था, उन्हें चकनाचूर किया जा रहा था और आकाश में ऊंचाई पर चमकते उस तेज तारे से जलाया जा रहा था। इसलिए अमर प्राणियों ने उस तारे को नष्ट करने का प्रयास किया, या कम से कम उसे जमीन के करीब लाने का प्रयास किया। नेफ के आतंक का राज उस समय समाप्त हो गया जब तीरों, भालों और अन्य कृत्रिम हथियारों का एक विशाल समूह काले बादल की तरह रेत के टीलों से उठा। ये पलक झपकते ही उस तक पहुंच गया और अपने पीछे तूफानी हवाओं का झोंका छोड़ गया। प्रत्येक प्रक्षेप्य में एक सर्वोच्च शक्ति को मारने के लिए पर्याप्त बल और घातक इच्छा शक्ति थी, इसलिए नेफिस ने अपने पंख समेटे और जमीन पर गोता लगाया, उनके बीच एक अनियमित नृत्य करते हुए। ऐसा नहीं था कि ये काले मिसाइल उसे सचमुच मार सकते थे। नेफ की जीवन शक्ति की वास्तविक सीमा अभी अज्ञात थी, लेकिन वह इन प्राचीन हथियारों से पराजित नहीं होने वाली थी। चाहे ये मिसाइलें उसे कितने भी भयानक घाव दें, वे सफेद ज्वालाओं से धुल जाएंगे। वह जमीन पर रहकर उनका सामना कर सकती थी, लेकिन हवा में भालों की बौछार में फंसने पर वह गिर जाती। और एक बार जब वह रेत पर गिरती, अपने दुश्मनों के भालों से भेदी जाती, तो अमर उसे घेर कर जकड़ लेते। लगभग अमरता एक ऐसी तलवार थी जो दोनों तरफ से काटती थी। इसने सन्नी और नेफिस जैसे प्राणियों को मारना मुश्किल बना दिया, लेकिन साथ ही हार के खतरे को भी भयावह ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आखिरकार अंतहीन पीड़ा से मृत्यु कहीं अधिक दयालु थी। इसके अलावा नेफिस को आने वाली अनगिनत रातों के भयंकर युद्धों के लिए अपनी शक्ति बचाकर रखनी थी। उसका शरीर घायल हो गया था और उसके चमकीले पंख फट गए थे, लेकिन नेफिस अपनी उड़ान पर नियंत्रण खोए बिना प्रक्षेपास्त्रों के बादल से बच निकलने में कामयाब रही। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपनी तलवार को युद्ध क्षेत्र के उस हिस्से की ओर लक्षित किया जहां से अधिकांश भाले आए थे और भयंकर प्रतिशोध बरसाया। शेपिंग और ब्लेसिंग दोनों की मदद से अपनी आत्मा की धधकती सफेद लपटों को एक विनाशकारी किरण में संघनित किया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी तेजस्वी तलवार की धार अचानक कई किलोमीटर लंबी हो गई हो और निर्दयता से नीचे गिरकर दुर्वप्न रेगिस्तान की सतह पर एक झुलसा हुआ घाव छोड़ गई हो। लेकिन भले ही कई अमर प्राणी चकनाचूर हो गए हों, कुछ ही क्षणों बाद प्रक्षेपास्त्रों का एक दूसरा बादल हवा में उठा। इस बीच जमीन पर शैडो लीजन के पास चेंजिंग स्टार की ज्वालाओं का सुरक्षात्मक कवच नहीं था।
इसका मतलब ये था कि उसका सामना कर रहे अमर प्राणी अब दिव्य अग्नि के विनाशकारी स्तंभों से दब नहीं रहे थे, और इस प्रकार वे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहे परछाइयों पर टूट पड़ सकते थे। उनकी बेलगाम दुर्भावना का परिणाम तुरंत महसूस किया जा सकता था। अमर आत्माओं ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को सबसे शक्तिशाली शत्रुओं सन्नी, उसके साय, कुछ सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च साय और वुल्फ का मार्ग रोकने के लिए भेजा। उसी समय सबसे घातक मरे हुए योद्धाओं के समूहों ने साय सेना की संरचना में उन बिंदुओं पर हमला किया जहां कमजोर साय केंद्रित थे। धिक्कार! सनी अंधेरे में से निकलकर उस कठिन प्रतिद्वंद्वी से बच निकला जिससे वह लड़ रहा था, और उसने अमर प्राणियों के एक समूह पर हमला कर दिया जो शैडो लीजन की संरचना को भेदने ही वाले थे। उसके आने से युद्ध क्षेत्र के उस हिस्से में संकट कुछ समय के लिए टल गया, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। यही स्थिति दर्जनों अन्य स्थानों पर भी थी, और भले ही वह अपने अवतारों को अलग अलग कर ले, उनकी संख्या प्राचीन मरे हुओं के कपटपूर्ण हमलों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। शैडो लेजेंड की आक्रमण पंक्ति एक जगह से टूटी, फिर दूसरी जगह से, फिर कुछ और जगहों से। उस समय तक सन्नी को अपनी रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाने के लिए अपने चश्मे वापस खींचने पड़े। रक्षात्मक रणनीति अपनाने से रणनीति बनी रही और सन्नी को समय मिल गया, लेकिन इससे आगे बढ़ना असंभव हो गया। फिर भी डेथलेस के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए भी यह कोई बुरा नतीजा नहीं था। नेफिस ने क्या कहा था? असफल होने में माहिर होना भी एक कौशल था। अगर सनी इस असफलता से सबक लेता है तो अगली बार वह बेहतर परिणाम हासिल कर पाएगा। दृढ़ता वास्तव में सबसे बड़ा सद्गुण है। जैसे ही युद्ध एक भ्रामक संतुलन की स्थिति में पहुंचा, सनी ने अपने मौन सैनिकों का अवलोकन किया। शैडो लीजन अपनी जगह पर डटी हुई थी, जबकि डेथलेस पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पहली नजर में दोनों विरोधी सेनाएं गतिरोध में थीं, लेकिन दिखावा धोखा दे सकता है। असल में कमजोर शैडोज तेजी से नष्ट हो रहे थे, और इस तरह का विनाश असहनीय था। यह भी कहना जरूरी है कि सनी का लक्ष्य आगे बढ़ना था, न कि एक ही जगह पर रुके रहना। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या ये लड़ाई लड़ना वाकई फायदेमंद होगा। वो बस हिम्मत करके अकेले ही आगे बढ़ सकता था, परछाइयों के बीच से कूदते हुए। जरूरत पड़ने पर वह नेफिस और शैडो लीजन को भी अपने साथ ले जा सकता था। हालांकि इस विचार को खारिज करने का एक कारण था। एक सुप्रीम होने के नाते सनी के पास लगभग असीमित सार था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि उसके पास इसका भंडार असीमित था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा के सार की एक शक्तिशाली धारा लगातार उसकी आत्मा में प्रवाहित होती रहती थी, जिससे उसके द्वारा खर्च किए गए सार की भरपाई हो जाती थी। यदि उसका खर्च आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह से अधिक हो गया, तो वह जल्द ही अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी आध्यात्मिक शक्ति से वंचित हो जाएगा। दुष्वप्न का रेगिस्तान विशाल और विचित्र था, जो अंतरिक्ष और दूरी के परिचित नियमों को नकारता था, खासकर रात के समय। इसलिए एरियल की कब्र तक पहुंचने के लिए अनगिनत छलांगे लगानी पड़ेंगी, और उसकी ऊर्जा आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाएगी। और अगर उसे नेफिस और उसके लोगिंग डोमेन का भार अपने साथ ढोना पड़े तो और भी कम समय में ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि वह अमर प्राणियों के समुद्र में बिना किसी शक्ति के फंस जाए, जिससे वह उनसे लड़ न सके, और सन्नी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। गुर्राते हुए वह अंधेरे में चला गया और उस जगह लौट आया जहां चेन ब्रेकर लंगर डाले हुए था, जो रेत से कुछ मीटर ऊपर मंडरा रहा था। कुछ क्षण बाद नेफिस उसके पास उतरी, उसके शरीर पर बिखरे हुए भयानक घाव उसके सुंदर शरीर से निकलने वाली सफेद चमक में विलीन हो गए। उसने चुपचाप युद्ध क्षेत्र को देखा, फिर तटस्थ स्वर में पूछा, आप क्या सोचते हैं? सनी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपना मानवीय रूप धारण किया और सिर हिलाया। यह संभव है, लेकिन हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसने धीरे धीरे सांस ली। मेरा भी यही निष्कर्ष है। दोनों में से किसी ने भी अभी तक पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। वे पहले स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। अब जब उन्होंने देख लिया था कि अमर लोग क्या कर सकते हैं, तो शक्ति के प्रयोग में रूढ़िवादी होने का कोई मतलब नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि यह लड़ाई शायद नाइटमेयर डेजर्ट में होने वाली सबसे आसान लड़ाई थी, इसलिए यह आने वाले भयानक खतरों का सही संकेत नहीं थी। सन्नी ने आह भरी, तो मैं शुरू करता हूँ। नेफिस ने सिर हिलाया, मुझे थोड़ा समय दें। इतना कहकर उसने युद्ध क्षेत्र की ओर पीठ फेर ली, चेन ब्रेकर के पास पहुंची और अपना हाथ उसके बाहरी आवरण पर रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद उड़ता हुआ यान जगमगा उठा और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की एक चमक में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो चेन ब्रेकर एक स्मृति हो और नेफिस ने उसे भुला दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बस उसे अपनी आत्मा सागर में समाहित कर लिया था और सुरक्षा के लिए वहीं रख दिया था। नेफिस ने सन्नी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। क्या हम आगे बढ़ें? सनी ने विनम्रतापूर्वक झुककर उन्हें प्रणाम किया। पहले आप, मेरी महिला। उसने आगे की ओर एक नजर डाली और फिर एक बार फिर आकाश में उड़ गई। सनी भी हिलने डुलने लगी। डेथलेस रणनीति और युक्तियों में आश्चर्यजनक रूप से निपुण है। अगर मैं पपेटिया को बुलाऊं, तो मैं शैडो लीजन पर अधिक सीधा नियंत्रण हासिल कर सकता हूं और युद्ध के मैदान पर उनकी कपटपूर्ण महारत का कहीं बेहतर मुकाबला कर सकता हूं। लेकिन अंत में ये केवल अपरिहार्य को ही टालेगा। एक सेनापति को सेना का नेतृत्व करने और युद्ध में शामिल होने के लिए एक निश्चित सबक सीखना आवश्यक था। सामान्य तर्क चाहे जो भी कहे, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास हमेशा एक अच्छी रणनीति नहीं होती। वास्तव में अत्यधिक महत्वाकांक्षा कई बार हानिकारक होती है और अक्सर घातक साबित होती है। सनी के लिए सबसे अच्छा यही था कि वह लड़ाई में अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को बचाए रखे।
लेकिन बहुत ज्यादा साथियों को बचाने की कोशिश करने से पूरी सेना का सफाया हो जाता। कभी कभी अक्सर बलिदान देना पड़ता था, इसलिए उसे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने कई साथियों को कुर्बान करना पड़ा। इसलिए इस समय यह मायने नहीं रखता था कि वह शैडो लीजन को कितनी कुशलता से नियंत्रित करता है। जिन परछाइयों को उसके सीधे नियंत्रण से बचाया जा सकता था, उनकी भूमिका लड़ाई में बने रहने की नहीं थी, बल्कि इस तरह से नष्ट होने की थी जिससे अधिक शक्तिशाली परछाइयों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इसलिए सन्नी ने शैडो लीजियन को फिर से संगठित होने का आदेश दिया। अमर आत्मा का सामना करने वाली एक विशाल सेना की बजाय उसके सैनिक वृक्ष की शाखाओं जैसी संरचना में खड़े हो गए, जिसमें बाएं और दाएं पंख मुख्य टुकड़ी की रक्षा कर रहे थे। आमतौर पर वह अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को इन पंखों की कमान सौंपता था, लेकिन इस बार सन्नी ने अपने सभी सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को केंद्र में केंद्रित कर दिया। फिर उसने वुल्फ को बर्खास्त कर दिया। उस भयंकर साये का युद्ध क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव था, जो छोटी आत्माओं को एकजुट कर रहा था और साथ ही अमर आत्माओं में भय और कमजोरी पैदा कर रहा था। प्राचीन मरे हुए लोग शायद डर का एहसास भूल चुके थे, लेकिन वे भी उस भेड़िए के सामने कांपने से खुद को नहीं रोक सके, एक आदिम आत्मा जो शिकार का प्रतीक थी और जिसने उन्हें अपना शिकार चुना था। हालांकि न तो भेड़िया और न ही कठपुतली नचाने वाला वह पवित्र साये था जिसकी सन्नी को इस समय आवश्यकता थी। इसके बजाय उन्होंने प्रचुरता का आह्वान किया। शैडो लीजन के केंद्रीय भाग के ठीक सामने अंधकार से एक विशालकाय कृमि का मुंह फट पड़ा और उसके चारों ओर के रेत के टीले ढह गए। कोर पर हमला कर रहे अमर योद्धाओं ने नए खतरे का आकलन करने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशालकाय कीड़ा आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाले दुर्भाग्यशाली मृतकों को निगल गया। वे अमर प्राणी भेड़िए के शिकार की तरह चकनाचूर होकर निष्प्रभावी नहीं हुए थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक बार जब वे प्रचुरता में समाहित हो गए तो वे शैडो लीजन पर हमला नहीं कर सकते थे। जाओ, हमारे लिए आगे का रास्ता बनाओ। विशालकाय कीड़ा सफेद रेत पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा और अमर प्राणियों से लड़ने के बजाय उन्हें निगलने लगा। शैडो लीजन की संरचना के पंखों ने उसे किनारों से होने वाले हमलों से बचाया, और उसके पीछे तैनात वे आत्माएं बिना किसी बाधा के उसके पीछे पीछे चलती रहीं।